हेलो गाइस, आज के इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका फार्मूला, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन से। कंडक्टिविटी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, उसका सिंबल जो है वो होता है सिग्मा। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट में मैं लेना चाह रहा हूं, वो लेना चाह रहा हूं डेफिनेशन क्या होती है। Conductivity is defined as the reciprocal of resistivity। ठीक है, जहां तक तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टिविटी है क्या। कंडक्टिविटी इज व्हाट, 1/ρ। डन, क्लियर है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट बहुत सिंपल है, अगर आपको पता हो, R बराबर होता है ρL/A। तो यहां से अगर मैं रो की यूनिट निकालता हूं, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। किसकी यूनिट होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, ओम सेंटीमीटर। नाउ तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होगी क्या होगी, यार आप समझिएगा, इक्वल्स टू 1/ओम सेंटीमीटर, या मीटर या सेंटीमीटर जो भी लिखना चाहे। क्लियर। सो 1/ओम इज कॉल्ड साइमन अपॉन सेंटीमीटर, या अगर ये ना मिले तो क्या मिल सकती है आपको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब सेंटीमीटर में मिलीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, वो आप ऑप्शन देख के समझ जाइएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट में जो है मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूं कि जो कंडक्टिविटी का डेरिवेशन है वो कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोर्ड है इसको मिटा लूं, जिससे कि मेरे को थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। तो देखिएगा थर्ड पॉइंट में इसका डेरिवेशन, और डेरिवेशन से ये मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो एक्चुअली किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं थर्ड पॉइंट में जो है इसका डेरिवेशन करने की कोशिश करता हूं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ I इक्वल्स टू होता है आपका Q/T। ठीक है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर है। नाउ थोड़ी सी चीजें मैं डिफाइन कर दूं यहां पर। स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, और n क्या है, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसकी यूनिट लिख दे रहा हूं क्या, कूलाम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। n जो है एक सिंगल चार्ज है, बट स्मॉल n क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं vd क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा याद करें, चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो इट इज L अपॉन चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं। अब यहां से अगर मैं बात करूं, अगर एक सिंगल चार्ज की बात करें, तो Q बराबर क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिएगा, Q बराबर क्या होता है, Ne। टोटल चार्ज इक्वल टू होता है चार्ज, हाउ मेनी चार्ज इनटू मल्टीप्लाइड द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज। क्लियर है। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं N इंटू E अपॉन, और अगर मैं T की यहां से वैल्यू डालता हूं तो देखिए क्या आएगा, इट इज L अपॉन Vd। अब कुछ बुक्स में जो चार्ज है, ये चार्ज है, किसी बुक्स में चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो सकता है। इन चीजों का ध्यान है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में Q रिप्रेजेंटेशन चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस चार्ज को हम Q से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। सो यहाँ तक यहाँ तक तो क्लियर ही होगा। नाउ N इंटू E इंटू Vd अपॉन L, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिंस वी नो दैट द करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I/A। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी होती है करंट पर मीटर स्क्वायर, करंट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, करंट पर mm स्क्वायर। तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, एम्पियर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूं, और इक्वेशन फर्स्ट से I की वैल्यू किस में डाल देते हैं हम, सेकंड में। सो पुट इक्वेशन 1 इन टू इक्वेशन 2। क्लियर है। यहां तक बढ़ते हैं आगे। देखिए अब J की वैल्यू क्या होगी, J इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या है, N E VD अपॉन
एल तो नीचे ही और एरिया। अब मैं क्या करता हूं, इस एन एल और ए को कंबाइन कर लेता हूं, क्योंकि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन अपॉन वॉल्यूम, और एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम को मैंने किससे शो किया, स्मॉल एन से। सो यहां पर वैल्यू होगी जे इक्वल्स टू एन। क्लियर है, ई इंटू बी डी, ये बात बिल्कुल तय है। क्लियर है यहां तक। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, क्या हो गई 3। अब अगर आगे हम चलते हैं तो VD बराबर क्या होता है, अगर आपको यहां भी पता है VD, सारे रिलेशन, आपको बहुत सारे रिलेशन याद रखने पड़ेंगे। VD इक्वल्स टू म्यू ई, यही होता है। सो VD की वैल्यू डाल दीजिए, सो J इक्वल्स टू एन ई, VD की वैल्यू म्यू ई। क्लियर है। नाउ आई जस्ट टेक ऑल दीज थिंग्स, दिस थिंग लेट मी टेक विद डिफरेंट मार्कर। यहां से अगर हम बात करें, इस फैक्टर को मैं बोल रहा हूं कंडक्टिविटी। क्या बोल रहा हूं, कंडक्टिविटी। तो इन द नेक्स्ट लाइन आई जस्ट शो J इक्वल्स टू सिग्मा ई, यहां तक समझिएगा। क्लियर है। अब मैं जरा फॉर्मूले पे जाता हूं, यहां पर मैंने लिखा है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है भाई, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की पॉइंट फॉर्म है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी फॉर्म है ओम्स लॉ की। क्लियर है यहां तक। तो यहां से मुझे समझ में आ गया J इक्वल्स टू सिग्मा ई। बाई चांस कभी आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, तो करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो यही होता है। यहीं से आपका जो ओम्स लॉ आपने पढ़ा, V इक्वल्स टू आर आई या I इक्वल्स टू जी वी, वो सारी फॉर्म यहीं से निकल के आएगी। मैं भी शो कराऊंगा, ठीक है। याद, पर अभी मैं कंडक्टिविटी पढ़ा रहा हूं, तो मैं पहले कंडक्टिविटी को आपको क्लियर कर दूं। अब यहां पर जरा समझिएगा, कंडक्टिविटी क्या निकल के आई। कंडक्टिविटी की वैल्यू मैंने क्या रखी है, एन ई इंटू म्यू, एन इट इज एन ई इंटू म्यू। क्लियर है। सो यहां से एक न्यूमेरिकल बनेगा। जो कंडक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड कर रही, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ होल्स इक्वल्स टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, यहां तक एक न्यूमेरिकल बन सकता है। सो कंडक्टिविटी किस किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज की वैल्यू पर, और किस पर, परमिबिलिटी। एक चीज और समझिएगा, इसी को द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। दैट इज कॉल्ड, यहां पर मैं एक्स्ट्रा चीजें जो लिखता जा रहा हूं, एन इंटू ई इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है यहां तक। सो एक बात क्लियर हो गई, जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है सिग्मा बराबर एन ई इंटू म्यू। कुछ बुक्स में इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एन ई की जगह क्यू दिखाई देगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहां पर देखिएगा, यहां तक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गया होगा, और इन चीजों को अब आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसको एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये, आपको यहां से न्यूमेरिकल मिलेंगे। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो लास्ट लेक्चर थे, हमने उसमें ये देखा था कि जो मोबिलिटी है वो क्या होती है। अब आपको पता है मोबिलिटी बराबर क्या होता है, म्यू बराबर, अगर आपको याद हो, ई टाउ अपॉन एम, यही होता था ई की वैल्यू। क्लियर है। तो यहां पर मैं टाउ की वैल्यू मोबिलिटी की वैल्यू डाल रहा हूं, तब देखिएगा आपके फॉर्मूले क्या बनते हैं। नाउ सिग्मा इक्वल्स टू एन ई, अब मोबिलिटी की वैल्यू डालिए, E इंटू टाउ अपॉन एम। क्लियर है। सो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एन ई का स्क्वायर टाउ अपॉन एम। मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं कि जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी मेनली डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी एंड द मोबिलिटी। क्लियर है। Charge density is directly proportional to the conductivity and mobility is also proportional to the conductivity। यहां से एक न्यूमेरिकल बनेगा। देन अगर आप मोबिलिटी की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला और लंबा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई है। क्लियर है। अब मैं अगर थोड़ा सा इसका कंक्लूजन दूं, क्या मैं दूं उसका कंक्लूजन दूं कि ये जो कंडक्टिविटी है तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, किन चीजों से अफेक्ट होगी या नहीं होगी, वो मैं और डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है उससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल क्या हो जाए, आपके क्लियर हो जाए। तो
3 पॉइंट तक बिल्कुल क्लियर होगा। कंडक्टिविटी का आपको ये फॉर्मूला याद करना है, J इक्वल्स टू सिग्मा ई। फिर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या थी, NE इंटू मोबिलिटी, ये मैंने लिख दिया है। इन चीजों पे आपके क्या बनने वाले हैं, न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, जिसको मैं अभी आगे बढ़ाता हूं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बढ़ता हूं मैं, देखिए आगे। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बताना चाह रहा हूं, फोर्थ पॉइंट में किन किन फैक्टर्स पे जो है कंडक्टिविटी आपकी डिपेंड करती है। सो फोर्थ पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। ठीक है भाई। सो अगर हम पहले फॉर्मूला देखें, कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला निकल गया है, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू NE इंटू म्यू। क्लियर है। देन इसी को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो मैं इस फॉर्मूले को तोड़ लेता हूं। ए पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन दैट इज N, कि कितना आपका पास कंसंट्रेशन है। क्लियर है। देन सेकेंड पॉइंट, सो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, मोबिलिटी। क्लियर है। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ होल्स। ये इलेक्ट्रॉन को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये ज्यादा बेटर, ई से, और जो होल्स है मैं इनको पी से शो कर रहा हूं। देन परमिबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन मोबिलिटी ऑफ होल्स। यहां से आपको न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं। क्लियर। देन थर्ड चीज मैं इसको देखता हूं, आगे इसी फॉर्मूले को मैं एक्सटेंड करता हूं, N इंटू ई। मोबिलिटी की क्या डेफिनेशन थी भाई, मोबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, टाउ इंटू ई अपॉन m। क्लियर है। सो आई कैन राइट इट एज N E स्क्वायर टाउ अपॉन m। क्लियर है यहां तक, बढ़ते हैं आगे सी पॉइंट में। सो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन और होल जो भी होगा। ठीक है। डी पॉइंट, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है यहां तक। ये तो 4 पॉइंट हो गए वो जो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं मेरे को, जो कंडक्टिविटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। उनमें से मैंने एक को आपको एम्फेसाइज किया है, कंडक्टिविटी और जो मोबिलिटी है उसमें रिलेशन पर आपके यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं ई पॉइंट की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। ये आपके सिलेबस के हिसाब से या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है। अब मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ऑन मेटल और ऑन सेमीकंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, बट आई विल ऑल्सो टेल अबाउट द मेटल ऑन सेमीकंडक्टर। ठीक है भाई, देखिएगा ना। अब पहले मैं यह समझा दूं क्या होगा। इन मेटल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, इन मेटल एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increases, so time between collision decreases। क्लियर है। मीनिंग क्या है, सो मोबिलिटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीज। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको शॉर्ट में समझिएगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, उनका वो इस टेम्परेचर से एनर्जी लेंगे तो जो है जो मोशन है थर्मल इफेक्ट की वजह से मोशन ज़्यादा करेंगे, तो उनके बीच में जो है कोलिजन कम होगा, तो टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा। सही है। टाउ क्या होगा, डिक्रीज। अब टाउ का रिलेशन क्या है मोबिलिटी से, देखिए मोबिलिटी और टाउ में क्या रिलेशन है, समानुपाती है। सिंस मोबिलिटी एंड टाउ आर directly proportional, so as temperature increases relaxation time decreases, so mobility decreases। done। आगे मैं बात कर रहा हूं, now mobility is directly proportional to what,
conductivity. So conductivity is directly proportional to now mobility decreases, so conductivity decreases. Now in short, अगर in short मैं बात करूं तो क्या मीनिंग है मेटल्स में, क्या मीनिंग है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन आपको पता ही है, ये रिलेशन है. तो टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. सो इट इज द शॉर्टेस्ट कंक्लूजन फॉर द मेटल. कोई डाउट है देख लीजिएगा, क्लियर है ना. अगर मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बात करता हूं तो क्या मीनिंग निकल के आता है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीजेस, सो मोबिलिटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस. डन. अगर इसी को मैं समराइज करूंगा शॉर्ट में, जो आपको समझना है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टिविटी क्या होती है, यहां बढ़ती है. शॉर्टकट बिल्कुल क्लियर हो गया. तो मैंने कितने फैक्टर दिखाए आपको, 1 2 3 4 और 5 फैक्टर देखा. उन 5 में से मैं 2 पे ज्यादा फोकस करने के लिए कह रहा हूं. एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एक है कंडक्टिविटी का. डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. यहां तक तो मैंने जो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है, किन फैक्टर से ये अफेक्ट हो रही है, ये बता दिया. अब मैं इस कंडक्टिविटी के बारे में आपको एक तो बताना चाह रहा हूं. अभी आपको कंडक्टिविटी का रिलेशन पता है, अब यहीं से रेजिस्टिविटी बता सकते हैं, और यहीं से मैं जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के अंदर एन टाइप और जो पी टाइप कंडक्टर्स हैं, सॉरी सेमी कंडक्टर्स हैं, उनकी जो मोबिलिटी है, सॉरी उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, जिससे कि जो कंडक्टिविटी का पूरा मॉडल है वो आपके सामने क्या आ जाए, क्लियर हो जाए. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं कि जो कंडक्टिविटी के लिए कंडक्टिविटी का डिफरेंट सेमीकंडक्टर और रेजिस्टिविटी के साथ क्या क्या रिलेशन आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सो 5th पॉइंट में हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी के डिफरेंट एक्सप्रेशन. नाउ अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी थी क्या, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू था आपका एन ई इंटू मोबिलिटी, यही तो था ना. ये जो मोबिलिटी है वो 2 लोगों के लिए वैलिड है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स. अब जो सेमीकंडक्टर है इसमें जो मोबिलिटी हो, जो कंडक्टिविटी होगी, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस होल, बिकॉज जो सेमीकंडक्टर है वो बाइपोलर डिवाइसेस है. तो मैं इस कंडक्टिविटी को लिख रहा हूं, कंडक्टिविटी इक्वल्स टू एन, दैट इज इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स कंसंट्रेशन, होल पर चार्ज इंटू म्यू ऑफ पी. सो टोटल कंडक्टिविटी इज equal to this. Now that can also be written as sigma of T, that total equals to E common N into mu E plus P of mu P. ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल अगर आप करना चाह रहे हैं तो एक्सप्रेशनों को खेलना सीखिएगा, किस तरीके से ये एक दूसरे में घुमाते हैं. ठीक है, यहाँ तक ये इसका A पॉइंट हो गया. नाउ इसी का B पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको. नाउ हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं वो 2 तरीके के हैं मेनली. सेमीकंडक्टर कितने तरीके के हैं मेरे पास, एक तो है इंट्रिंसिक और दूसरा है मेरे पास एक्सट्रिंसिक. ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्योर. नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है एक एन टाइप का है और एक किस टाइप का है, पी टाइप का है. ठीक है, यहां तक. अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जो एन टाइप सॉरी इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर हैं उसमें उस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज होता है दैट इज इक्वल्स टू एन आई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर कंसंट्रेशन. इसी को हम मास एक्शन लॉ से मैं समझाऊंगा. अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो जब मास एक्शन लॉ वाला आप लेक्चर देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. मैं क्या कर रहा हूं, सारी चीजों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए. ठीक है, अब यहीं पर मैं अगर एन टाइप में बात करूं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, बट जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को निग्लेक्ट कर देते हैं. N is very very greater than P. So
क्लियर है। ऐसे पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होंगे वो होल होंगे, बट जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। क्लियर है। नाउ सिग्मा ऑफ I, I स्टैंड्स फॉर इंट्रिंसिक। क्लियर है यहाँ तक। नाउ सो हमारी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है जरा समझिएगा। अगर मैं बात करूं N E म्यू, यही तो होती थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, N और जो P है वो किसके बराबर होते हैं, Ni के। सो सिग्मा ऑफ I इक्वल्स टू N ऑफ I इंटू E इंटू म्यू। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो है आपकी कंडक्टिविटी है वो किसके लिए, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर है। अब यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन मानना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन मानिए, होल मानना चाह रहे हैं तो होल। अब यहीं पर आ जाइए, यहां पर अगर मैं बात करता हूं सिग्मा ऑफ N, सिग्मा ऑफ N। क्लियर है यहाँ तक। अब यहां पर जो चार्ज है वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा। सो यहां पर लिख सकते हैं N E इंटू ओनली म्यू ई, क्योंकि यहाँ पर जो एन टाइप है उसमें मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तो मोबिलिटी सिर्फ किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ पी टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए देखिए क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा ऑफ पी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी द होल कैरियर कंसंट्रेशन इनटू चार्ज ऑन दैट एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स। सो ये बहुत सारे एक्सप्रेशन है, बट आप इतना अगर रटेंगे तो बिल्कुल भूल जाएंगे। सो प्लीज आप सब लोग उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये सारे एक्सप्रेशन एक से एक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए। तो यहां तक मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कंडक्टिविटी ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कैसे निकालेंगे। देन कंडक्टिविटी इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, लाइक इंट्रिंसिक में, एक्सट्रिंसिक, उसके अंदर एन टाइप, उसके अंदर पी टाइप। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर्मूला आपके सामने आ जाए, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन ई एंड मोबिलिटी। यहां से आपको लगभग पूरी हेल्प मिल जाएगी। अब लास्टली मैं क्या देखना चाह रहा हूं, जो कंडक्टिविटी का रिलेशन है रेजिस्टिविटी के साथ, और यहां से मैंने एक आपको पॉइंट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ बताई दी, दैट इज इक्वल्स टू J, दैट इज करंट डेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा E। करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस पे थोड़ा सा हम फोकस डालना चाह रहे हैं, और रेजिस्टिविटी के साथ कैसा रिलेशन आएगा वो भी थोड़ा सा फोकस डाल दें, जिससे कि और भी अगर कुछ कंडक्टिविटी से रिलेटेड आ जाए वो सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो मेरे हिसाब से जो कंडक्टिविटी है उसके डिफरेंट फॉर्मूले, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, 6th पॉइंट की बात। नाउ कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ये हम देख चुके थे। अब आपसे कंडक्टिविटी ना पूछकर रेजिस्टिविटी पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। नाउ रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन एन ई इंटू म्यू। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। सो ये रहा आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। यहां पर भी न्यूमेरिकल आने के चांस हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उससे क्या बन सकता है, इफ द कैरियर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट। अगर मैं ये कह रहा हूं ये कांस्टेंट है, अगर मैं ये कह रहा हूं कांस्टेंट है, तब ये बात आधारित होगी। नाउ तब क्या होगा, अगर आप देखें रो दैट इज रेजिस्टिविटी इनटू मोबिलिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब ये कांस्टेंट होगा तो न्यूमेरिकल आने के लिए क्या यहां से बन सकता है, रो 1 म्यू 1 बराबर रो 2 म्यू 2। तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपके लिए रेजिस्टिविटी दे दी, मोबिलिटी दे दी, मोबिलिटी देकर रेजिस्टिविटी पूछ ले, या रेजिस्टिविटी देके मोबिलिटी पूछ ले, इस तरीके के कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं लास्ट पॉइंट जो है इससे रिलेटेड बात करना चाहूंगा, 7th पॉइंट। अभी तक हमने क्या देखा था, अब जरा समझना पड़ेगा आपको कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, क्या नहीं पढ़ रखा है, और कैसे क्वेश्चन के आंसर दे सके। ये है हमारा पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर, बहुत से बच्चों की चीज नहीं पता होगी, कैसे आया वो मैंने बता दिया। इसी को कुछ बुक्स में जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की बुक पढ़ेंगे, फील्ड थ्योरी फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ। ये क्यों कहते हैं वो भी समझिएगा। होता क्या है, हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक है इलेक्ट्रिक सर्किट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें मैं करंट डेंसिटी की जगह यूज करता हूं करंट, क्लियर है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जगह यूज करता हूं वोल्टेज, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मैं बात करूं किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो वर्ड का यूज है, जो करते हैं, वोल्टेज और करंट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, वोल्टेज। बट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, थ्योरी की बात करें, तो वहां पर जो वर्ड्स का यूज करते हैं हम करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, क्लियर है। तो यहां पर जो रिलेशन है, करंट की बजाय क्या है, करंट डेंसिटी है, और वोल्टेज की बजाय क्या है, ई है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट फील्ड थ्योरी फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। अब इस फील्ड थ्योरी फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ आएगा वो आपको समझना है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना। आई इक्वल्स टू क्या होता है, जे इंटू ए। क्यों होता है वो आपको समझना पड़ेगा फिर से। जे इक्वल्स टू होता है आई बाई ए। द करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू द करंट पर यूनिट एरिया। यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है और इसको इक्वेशन नंबर में 2 मान लेता हूं, ठीक है। यहाँ तक ना आई बराबर क्या है, जे की वैल्यू रख दो यहाँ, सिग्मा ई इंटू एरिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एल से ही इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और एल से ही डिवाइड कर दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो आई बराबर सिग्मा ए एल, एक तरफ मैं लिख ले रहा हूं यहां तक, और ई इंटू ए, सॉरी एल इंटू एल। अब जरा हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट में जाएं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू होता है बी बाई एल। अगर हम किसी पर्टिकुलर लेंथ के वायर पर कोई पर्टिकुलर वोल्टेज लगा रहे हैं तो पर सेंटीमीटर, पर एमएम, पर मीटर कितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से अगर मैं प्रोडक्ट देखूं, ई इंटू एल के प्रोडक्ट देखूं तो क्या आएगा, वी आएगा। ये डेट श्योर है, पक्का है ना, डन। अब कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी, यही होता है, पक्का है, क्लियर है। अब अगर मैं बात करता हूं तो यहां से देखिएगा आई इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ, इसको मैं वी लिख सकता हूं, पक्का है। अब अगर मैं बात करता हूं आर बराबर आपने पढ़ रखा होगा रो एल बाई ए, सही है यहां तक। अब अगर मैं जी की बात करूं तो पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं जिससे कि स्पेस जो है हमें पूरा मिल जाए, ठीक है। यहां तक तो ये तो क्लियर हो गया होगा। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको मिटाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा ना, समझिएगा। R बराबर होता है रो एल बाई ए। ये एक्सप्लेनेशन है एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां से इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता होगा तो ये आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। अब मैं यहां पे अगर बात करूं, R बराबर आपने लिखा था रो एल अपॉन ए, तो G बराबर होता है 1 बाई आर। सो रो एल अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अब 1 बाई रो को हम रख सकते हैं कंडक्टिविटी इंटू एरिया अपॉन लेंथ। तो देखिएगा ये कंडक्टिविटी एरिया इंटू लेंथ ही तो लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू है। सो आई बराबर जी इंटू वी, क्लियर है भाई। इसी को बोलते हैं हम कौन, सर्किट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। याद है। अब इसी को अगर आप इस तरीके से देखें, b बराबर आप लिखना चाह रहे हैं तो इसको इधर भेज दीजिएगा, जरा समझिएगा, ये यहीं रखिएगा, या मैं इसको इधर ले रहा हूं। तो v बराबर आप लिख सकते हैं v इंटू, एक मिनट रुकिएगा, इसको हम लोग यहां हटा दे रहे हैं और मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं बिल्कुल फ्रेश, ठीक है, जिससे क्लियर है ना। मेरे पास लिखा है v इंटू सिग्मा एरिया अपॉन लेंथ बराबर करंट, ठीक है। मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ, v बराबर लेंथ मल्टीप्लाई में जाएगी, एरिया डिवाइड में जाएगा, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जाएगी, इनटू आई, दिस इज योर आई। एंड ये लेंथ को मैं सही से लिख दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, लेंथ को बड़ा लिख देते हैं, ये आई रहा। नाउ v इक्वल्स टू एल अपॉन एरिया, अगर आप देखें एल अपॉन एरिया, नाउ 1 बाई कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, सो इट इज रो एल upon A into I. So this is called what, R. So V equals to R I. That is also called the circuit form of the Ohm's law. So Ohm's law को आप 3 तरीके से बुक्स में मिलेंगे। सबसे पहली फॉर्म यही होती है J equals to sigma E, सेकेंड फॉर्म है आपकी I equals to JB या
V इक्वल्स टू आर आई। क्लियर है? सो कंडक्टिविटी से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे क्या क्या बन सकता है। अब सॉरी, अब जो हमारा पार्ट रह गया है इस पे, वो रह गया न्यूमेरिकल। एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो अभी तक पढ़ा है कि वो अच्छे से याद रह पाएगा या नहीं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में स्टार्ट करता हूँ इस पर। अब तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, पहला ऑप्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, लास्ट ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने बड़ा सिंपल सा आपको एक रूल बताया था कि जो कंडक्टिविटी है वो मेटल में और सेमीकंडक्टर्स में, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ क्या बताया था मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन चूंकि किस बात पर आधारित है, हमारा क्वेश्चन आधारित है सेमीकंडक्टर पर, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो देखिए बढ़ती है, दैट इज इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है यहाँ तक। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए सिलिकॉन सैंपल A is doped with 10 की पावर 8 atoms per centimeter cube of boron, full stop. Another sample B of identical dimension is doped with 10 की पावर 18 atoms per centimeter cube of phosphorus. ठीक है। The ratio of the electron to hole mobility is 3. The ratio of the conductivity of sample A to sample B is 3, 1/3, 2/3 और 3/2। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है। देखिए कैसे बनाया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये किस लेवल का है। ठीक है ना, जरा समझिएगा। अगर आप कोई ए सिलिकॉन का सिलिकॉन है, सपोज सिलिकॉन है, अगर आप सिलिकॉन में ट्राईवैलेंट मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट, या मैं कह सकता हूँ थर्ड ग्रुप से मिलाते हैं, तब वो होता है बोरान। क्या होता है, बोरान। ठीक है यहाँ तक। और अगर आप पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं, अगर सिलिकॉन में आप ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पी टाइप बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पी टाइप। अगर आप पेंटावैलेंट मिलाते हैं, दैट इज फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर आपने फास्फोरस मिलाया है, फास्फोरस क्या मिलाया, तो ये क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन टाइप। क्लियर है। अब पी टाइप में जो है होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है यहाँ तक ये बात क्लियर हुई है नहीं? यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनाया, एक पी टाइप का मटेरियल दे रखा है और एक एन टाइप का मटेरियल बनाने की कोशिश की गई है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ए अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ बी का मुझे रेशियो बताना है। यही तो क्वेश्चन है। अब अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई इंटू म्यू। सो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, परमिटिविटी। सो हमारा जो क्वेश्चन हो ये हो जाएगा म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ बी। अब चूंकि हमने पहला जो एलिमेंट है, ये पहली डोपिंग किसकी मिलाई, बोरान, तो बोरान क्या देगा आपको, नंबर ऑफ होल्स देगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा म्यू ऑफ होल्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो इंप्योरिटी मिलाई है, अशुद्धि जो मिलाई है सेम आइडेंटिकल में बी में, वो किसकी मिलाई है, फास्फोरस। तो ये क्या बनाएगा, एन टाइप बनाएगा। और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्लियर है। अब यहाँ पर उसने जो गिवन है वो क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर जो गिवन है वो दे रखा है म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन म्यू ऑफ होल का जो रेशियो है वो 3 खुद दे रखा है। और वैसे भी मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है इट इज 2 to 3 टाइम्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स, बताया ना। तो यहां से ये रेशियो डाल दीजिए। सो कंडक्टिविटी ऑफ ए अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल्स टू, हमारे पास है म्यू पी अपॉन म्यू, तो उसका रेशियो को पलट दें तो ये हो जाएगा 1/3। तो आंसर जो होगा 1:3 रेशियो होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन का लेवल देखिए कहां से कहां उसने इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को एन टाइप पी टाइप बना दिया, कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा है और मोबिलिटी का रेशियो दे रखा है। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपके सामने एक बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन था वो आपके सामने बिल्कुल आया।
ठीक है यहाँ तक? तो मेरे हिसाब से कंडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।